हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय सृजन। हमारा आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनलिटी। जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा उसी का सब टॉपिक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, स्टैटिकल कॉन्सेप्ट और इसी का एक और टॉपिक है मेडिकल कॉन्सेप्ट। मेडिकल कॉन्सेप्ट हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग बाकी 3 के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक, पहला टॉपिक है मात्रात्मक अवधारणा यानी क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। विशेषता के मात्रात्मक अवधारणा को बौद्धिक भिन्नता के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। ऐसे समस्त बालक जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं, सीखने में अक्षम हैं अथवा शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, मतलब ऐसे बालक जिनका मानसिक स्तर धीमा है या पिछड़े हैं, सीखने में अक्षम हैं और जिनकी शैक्षिक रूप भी पिछड़ी है, प्रतिभावान है या सृजनात्मक हैं, बौद्धिक रूप से भिन्न कहलाते हैं। यानी या तो वो पिछड़े बालक है, मंदबुद्धि बालक है, या फिर वो अति कौशल वाले बालक हैं जिनका प्रतिभावान है, सृजनात्मक हैं, सृजन की शक्ति उनमें ज़्यादा है। जो ऐसे बालक है वो सब क्या कहलाते हैं? बौद्धिक रूप से भिन्न कहलाते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े लोगों की आवश्यकता है सामान्य बालकों से हमेशा भिन्न होती है। जो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो सामान्य बालकों से हमेशा भिन्न होती है, क्योंकि बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों का बौद्धिक स्तर सामान्य बालकों से कम या अधिक होता है। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक यानी कि जो या तो विशिष्ट बालक है जो प्रतिभावान है, या फिर जो एक तरह से बोलिए तो मंदबुद्धि बालक हैं। तो उनका क्या होता है, बौद्धिक स्तर सामान्य बालकों से या तो कम होगा जो कि मंदबुद्धि हो गए, और या तो अधिक होगा, जो अधिक हो गए वो प्रतिभावान हो गए, विशिष्ट बालक हो गए। उनकी सीखने की गति सामान्य बालकों से भिन्न होती है। जो प्रतिभावान होंगे उनकी आईक्यू जो होती है वो हाई होती है और उनकी सीखने की शक्ति भी, गति भी तीव्र होती है, और जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनकी निम्न होती है। उनकी रुचियों का स्तर बौद्धिक स्तर से प्रभावित होने के कारण सामान्य बालकों से भिन्न होता है। यानी बुद्धि का जो स्तर होता है वही अगर कम या ज़्यादा जो प्रतिभावान बालक है उनमें तीव्र होती है, और जो विशिष्ट बालक है, जो मंदबुद्धि बालक है, उनमें थोड़ी कम पाई जाती है। तो उनकी क्या होती है, जो रुचि होती है वो भी उनकी कम होती, अलग अलग होती है, दोनों में भिन्नता पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार 90 से 110, 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को सामान्य मानकर अन्य बालकों को बौद्धिक रूप से विशिष्ट माना जाता है। 90 से 110 को बालक को जो है उनको सामान्य माना जाता है, और 90 से कम वाले को मंदबुद्धि और 110 से ऊपर वाले बालक को प्रतिभावान बालक बोला जाता है। ठीक है, इसका एक ग्राफ भी होगा। देखिए इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 90 से 110 वाले लोग को एक औसत एवरेज में रखा गया है। ये 3 जो पॉइंट है ये एवरेज के हैं, और इससे जो इधर कम के ओर जा रहे हैं वो पिछड़े हुए बालक हो गए, और इधर जो हो गए वो प्रतिभावान बालक हो गए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं आईक्यू लेवल की, उसका कैलकुलेशन किया जाता है, ये भी मैं बताऊंगी। हमारा नेक्स्ट है बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों की पहचान। जो बौद्धिक रूप से भिन्न बालक है उनका पहचान कैसे किया जाएगा? बुद्धि लब्धि का मापन बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। ये बुद्धि परीक्षण जो है, आईक्यू लेवल जो है, उसका जो कैलकुलेशन है वो मैं बताऊंगी। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त बुद्धि लब्धि अंक विभिन्न कारणों से प्रभावित हो सकते हैं। जो उनकी बुद्धि लब्धि का जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो अंक आएगा 90 से कम या 110 से ऊपर, जिनको हम प्रतिभावान बालक और मंद बुद्धि बालक वालों में बांटे हैं, तो उनको कैसे किन किन कारणों को वो प्रभावित होते हैं। जिससे बीमारी, अगर कोई बीमारी हो, कोई पारिवारिक समस्या हो, या फिर परीक्षण से संबंध में चिंता, अगर परीक्षा से अगर संबंध में उनको टेंशन हो, या भाषा में भिन्नता, अगर उनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, किसी को अक्षर पहचानने में दिक्कत होता है, कोई अक्षर को नहीं पहचान पाते हैं, ह को उल्टा लिखते हैं, छ को उल्टा लिखते हैं, किनमें किसी में इस तरह की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो इन लोगों के कारण उनकी क्या होती है, जो सामान्य बालक से उनमें डिफरेंस पाई जाती है। जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि, जो निम्न बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि, मंदबुद्धि बालकों की और प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। और इन कारणों से उनका जो बुद्धि लब्धि परीक्षण है वो इन कारणों से
प्रभावित होता है। इसका गुणात्मक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, ये पहला पॉइंट जो मैं सब टॉपिक जो बोली हूँ कि गुणात्मक अवधारणा, यही है आपकी क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं गुणात्मक अवधारणा, क्वालिटेटिव, हाँ क्वालिटेटिव, अभी क्वांटिटेटिव मात्रात्मक पढ़ लिए, क्वालिटेटिव पढ़ते हैं। गुणात्मक अवधारणा और अवधारणा के अंतर्गत गुणात्मक अवधारणा के अंतर्गत संवेगात्मक रूप से व्यवस्थित तथा सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक आते हैं, यानी जो जिनका संवेग पे अपना खुद का कंट्रोल नहीं हो। इससे पहले क्लास में भी हम लोग पढ़े, प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि संवेगात्मक जिनमें बालक हट्टी स्वभाव के होते हैं, जिद्दी होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या फिर किसी चीज़ से बहुत जल्दी वो खुश भी हो जाते हैं, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं और किसी चीज़ को रुचि बिल्कुल भी नहीं लेते। तो ये जो होते हैं उनका संवेग पे उनका खुद का नियंत्रण नहीं होता, किसी से बात करते, किसी से बात नहीं करते, समाज में अपना समायोजन नहीं कर पाते। तो ये जो बालक होते हैं इस सब में कुसमायोजित बालक आते हैं। संवेगात्मक रूप से व्यवस्थित बालक को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में कठिनाई अनुभव होती है। ये बात मैंने अभी डिस्कस की कि वो जो अपनी भावनाओं को सबके साथ जिस तरह से करना चाहते वैसा नहीं कर पाते, या जिस तरह से करना चाहिए वैसा भी नहीं कर पाते, इनको कठिनाई होती है। ऐसे बालकों में भावनाओं का सही व्यवस्थापन ना होने की स्थिति में वे संवेगात्मक और असंतुलन का प्रदर्शन करते हैं। अगर गुस्सा हो जाते हैं जल्दी, किसी चीज़ पे जिद करते हैं, हट्टी होते हैं, तो वह असंतुलित हैं। जो सामान्य बालक होंगे वो असंतुलित नहीं होंगे, वो समझेंगे बातों को, जिसके कारण वे स्वयं के लिए एवं समाज के लिए समस्या बन जाते हैं, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी समस्या बन जाते हैं। कुसमायोजित बालक अपने परिवार के सदस्य, दोस्त, सहपाठी और समाज के लोगों से सहज नहीं हो पाते। जो जैसे कोई सहपाठी हो, जो कुसमायोजित बालक है, जो बहुत लोगों के साथ या समाज के लोगों के साथ समायोजन नहीं कर पाते, उन लोगों के साथ खेलना, उन लोगों के साथ उठना बैठना, उन लोग से बातें करना, ये सारे काम अगर उन लोगों के साथ सहज प्रकार से नहीं कर पाते हैं, सहज नहीं हो पाते, अथवा समाज के गुणों को नहीं सीख पाते, इसलिए वो समाज से थोड़ा भिन्न हो जाते हैं, समाज से अलग हो जाते हैं, समाज से दूरी बनाते हैं। इसका परिणाम उनके व्यक्तित्व, उनके कार्य तथा उनके व्यवसाय पे देखने को मिलता है। उनके व्यवसाय पे देखने को मिलता है कि उनका परिणाम, जिससे क्या होता है, अगर वो समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाएंगे तो किसी भी व्यवसाय या किसी योग्यता को वो नहीं सीख पाएंगे, उनको सीखने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संवेगात्मक तथा सामाजिक रूप से स्थिर ना होने के कारण यह अपराधी प्रवृत्ति की भी हो सकते हैं। बहुत बार होता है कि ये जो होते हैं अपना जीत में डटे रहते हैं, हट्टी होते हैं, और इनका जीत को विशिष्ट बालक के कारण बहुत बार इनका जीत को पूरा कर दिया जाता है, जिसके कारण ये जिद्दी हो जाते हैं, और जिद्दी के साथ साथ इनके मन में अपराधी प्रवृत्ति की भी भावना आती है। इसलिए हमें सभी विशिष्ट बालकों के मनोविज्ञान को समझकर उनके लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उनको एक ऐसा जगह मिले जिससे वो उनका जो अंदर का विकास हो सके, उनका जो हट्टी स्वभाव है, उनके अंदर जो अपराधी वाला बोध है, ये सबसे वो दूरी बना सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक ऐसे बालकों को सामान्य बालक समझकर सामान्य स्तर वाले विद्यालय की शिक्षा ही प्रदान की जा रही है। अभी तक क्या होता था कि जब तक समावेशी विद्यालय नहीं थे तब तक क्या होता था कि जो ऐसे बालक को सामान्य विद्यालय में ही दिया जाता था और सामान्य शिक्षा दिया जाता था, जिससे क्या होता था, ये बालक पिछड़ जाते थे बाकी बच्चों के कंपेरेटिवली, सामान्य बालकों की अपेक्षा ये बालक पिछड़ जाते थे। ऐसे बालकों का यदि विकास करना हो तो उनकी मानव मस्तिष्क से, उनकी जो मस्तिष्क है, उनका जो मनोस्थिति है, उनको उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शारीरिक तथा उनकी संवेगात्मक पहलू का अध्ययन कर उनके अनुरूप शिक्षा दिए जाने चाहिए। यानी कि उनको अगर शारीरिक रूप पे किसी तरह से कठिनाई है तो उनका समाधान कर, आर्थिक स्थिति को देखकर, उनके सामाजिक स्थिति को देखकर, उनके मनोमस्तिष्क को पढ़कर ये बात हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए उनका, और उनके अनुरूप उनको शिक्षा प्रदान करना चाहिए। वंचित बालक सामान्य बालक से अलग अवश्य होते हैं, परंतु किसी भी दृष्टि से हीन नहीं होते। जो वंचित बालक है, तो यानी कि वंचित बालक अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे बालक जिनको किसी न किसी तरह से उनमें किसी तरह की कमी है, या वो समाज पे समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति, उनकी मनोमस्तिष्क की स्थिति, या फिर वो हो सकता है वो मंदबुद्धि हो, वो सामान्य बालक से भिन्न होते हैं, परंतु वो हीन नहीं होते।
ठीक है, किसी भी दृष्टि से वह हीन नहीं होते। उनकी अक्षमता स्वयं के ना होकर सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण से संबंधित होती है। अगर कोई बालक विशिष्ट है, वो मंदबुद्धि बालक है, अगर उनको समाज में उचित स्थान मिले, अगर उनको समाज के लोग सपोर्ट करें, फैमिली सपोर्ट करे, उनको जो उनके अनुसार अगर उनको शिक्षा मिले, तो वो बालक सामान्य बालक की तरह ही करेंगे। थोड़ा डिफरेंस दिखने को मिलता है, बट वो धीरे धीरे सामान्य होने लगते हैं। उनकी बुद्धि की जो कौशल है वो डेवलप करती है। जैसे अगर शारीरिक अपंगता है, विकलांगता है, तो उनकी जो मानसिक बुद्धि है वो विकास करती है। वंचित बालकों की कुछ गुण होते हैं, जैसे समूह प्रवृत्ति, वो साथ में रहना चाहते हैं, उनकी मतलब जो एक जैसे बालक होते हैं वो एक जगह रहना चाहते हैं। सहन शक्ति, ऐसे बालक बहुत ज़्यादा बहुत कोई कोई बहुत असहनशील नहीं होते, बट कोई कोई बहुत सहनशील भी होते हैं। अनौपचारिकता, कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति तथा परेशानी में प्रसन्न रहना आदि। कठिनाइयों का सामना करते हैं, मान लेते हैं कि अगर उनको अक्षर को पहचानने में अगर दिक्कत हो, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बट जब पढ़ते हैं तो उन लोग के मस्तिष्क में एक अलग ही दुनिया में वो होते हैं, क्योंकि अक्षरों का बोध उन्हें नहीं होता। या फिर मान लेते हैं किसी बालक को देखने में कठिनाई हो, चलने में कठिनाई हो, या कोई बालक मंदबुद्धि हो, उन्हें लेट से समझ में आता हो, सुनने में दिक्कत हो, देखने में दिक्कत हो, तो इन बालकों में सहन शक्ति होती है, तब तो वो इन कठिनाइयों का सामना करते हैं और इन कठिनाइयों से सामना करने का उनमें भरपूर शक्ति भी होता है। गुणों के आधार पर विश्व के महान व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा अब्राहम लिंकन आदि को जानते हैं। आज विद्यालय में वंचित बालकों के कुशल मार्गदर्शन हेतु विशेष शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जाती है। ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे और अब्राहम लिंकन जो थे, ये भी विशिष्ट बालक थे। नेक्स्ट है, अब हम लोग जो विशिष्ट यहाँ पे है, जो गुणात्मक रूप से क्या होता है कि सभी बालकों को एक अलग अलग रूप से जिन बालकों को जैसा अवसर मिलता है वो उस तरह से उस गुण को अपनाते हैं। तो एक बालक के, या सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो, किसी भी तरह के बालक के सारी जो स्थिति होती है, मेंटल, मोटर, ये सारी स्थिति, यानी कि उनकी जो मानसिक है, उनकी जो शारीरिक है, सारी शक्तियाँ का विकास एक रूप में नहीं होता। उनकी शारीरिक विकास, उनके मानसिक विकास सब में भिन्नता पाई जाती है, गत्यात्मक विकास आदि में भिन्नता पाई जाती है। इस ग्राफ के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है कि एक बालक है, अगर उनका मेंटल एज ये है, मोटर स्किल है, फिजिकल मैच्योरिटी है, सोशल मैच्योरिटी है, ये सब कुछ में उनमें भिन्नता है, सब में डिफरेंसेस है, कोई भी इक्वल नहीं है। इनकी एकेडमिक अचीवमेंट है वो भी डिफरेंस है। इमोशनली मैच्योरिटी जो है, वो संवेगात्मक विकास जिसको बोलेंगे, वो भी भिन्न है। नेक्स्ट देखते हैं इस ग्राफ को यहाँ पे डिस्क्राइब करके एक मैं कंक्लूजन निकाली हूँ कि उसी प्रकार जब एक बालक की गति का विकास औसत से अधिक है तो उसकी मानसिक विकास भी औसत से अधिक नहीं समझना चाहिए। यानी अगर किसी बालक का गतिगामी यानी कि खेलकूद में, गत्यात्मक विकास यानी मोटर वाला जो उनका खेलकूद में, दौड़ने में, चलने में, इस सब में उन लोग, या फिर चंचल स्वभाव में, अगर इन सब में उनका विकास अधिक है, बहुत अच्छा है, औसत से अधिक है, मतलब सामान्य से भी ज़्यादा है, तो भी अगर उनका हम लोग को मानसिक विकास भी औसत से अधिक नहीं समझना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कोई कोई बच्चे जो होते हैं उनका पूरा रुचि ही खेलकूद की ओर होता है, वो पढ़ाई में सक्रिय नहीं हो पाते, वो पढ़ाई को अपना रुचि के अनुसार नहीं कर पाते क्योंकि उनका रुचि खेलकूद में होता है, तो उनका गत्यात्मक विकास बहुत अच्छे से डेवलप्ड होगा और उनका मानसिक विकास मंद पड़ जाएगा। उसी तरह मानसिक विकास औसत से अधिक है तो उसके गति के विकास भी औसत से अधिक नहीं समझना चाहिए। यानी जो बुद्धि से बहुत तेज है, जरूरी नहीं है कि उनका गत्यात्मक विकास यानी खेलकूद में वो बहुत तेज हो, दौड़ने धूपने में, चंचल स्वभाव में, ये सब में वो बहुत तेज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इनमें भिन्नता पाई जा सकती है। बालक का सुलेख खराब है, गणित में या अन्य पाठ्य विषय में बहुत अच्छा हो सकता है। यह जो बालक गणित में खराब है वह बालक भाषा के क्षेत्र में अच्छे हो सकते हैं। यह व्यक्ति के विकास में भिन्नता के ग्राफ को दर्शाता है। ये जो ऊपर में ग्राफ है वो ग्राफ व्यक्ति का विकास का भिन्नता को ही दर्शाता है। जैसे मान लेते हैं किसी का राइटिंग, जो लेखन है वो बहुत अच्छा होता है, तब उनका क्या होता है, किसी किसी का मैथ्स में, जिसमें हम लोग लॉजिक लगाते हैं, जो लॉजिकल है, लॉजिकल पावर स्ट्रांग नहीं होता, वो मैथ्स में वीक पड़ जाते हैं। जिनका
लैंग्वेज पेपर में बहुत अच्छा ध्यान होता है, उनका मैथ्स में अच्छा नहीं होता, या फिर जो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं उनको लैंग्वेज पेपर में प्रॉब्लम होता है, या फिर उनका राइटिंग खराब होता है। तो इस तरह से हम लोग भिन्नताएं बालकों में देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। एक टॉपिक हमारा रह गया मेडिकल कॉन्सेप्ट। ये मेडिकल कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट के क्लास में करूँगी, और नेक्स्ट क्लास में ही मैं इस सिलेबस का टॉपिक भी, सिलेबस भी डिस्क्राइब करूँगी, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे सिलेबस को, क्योंकि मैं बीएड सेकेंड ईयर की कोर्स 10 की बुक पढ़ा रही हूँ, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। तो उसका सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग मैं एक बाय एक करके सारे टॉपिक क्लियर कर रही हूँ। तो ठीक है, मैं आपको इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरा शुरू से सारा वीडियो देखना होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर एक वर्ड का यहाँ पे विस्तृत रूप आगे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आप ज़रूर ऐसा कोशिश करें, या सब्सक्राइब करें, या बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो मिलती जाए और पहले का भी सारा वीडियो आप लोग देखें, और उसके शुरुआत से शुरू कीजिएगा तो आपको सारे वीडियो और सारे जो इतने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होते जाएंगे। मैं वैसे सिलेबस से ही कंप्लीट करा रही हूँ। तो हमारा सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक होगा कल मेडिकल कॉन्सेप्ट, और मेडिकल कॉन्सेप्ट के बाद सिलेबस का ही नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।